Hello students, how are you? I'm your maths teacher MD सिंह and आज मैं आपको नंबर्स रैशनल नंबर्स का एक टॉपिक एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं दैट इज बेसिकली फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को अगर बेसिक नंबर सिस्टम क्लियर नहीं होता तो उस केस में उन्हें अगली क्लासेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं बड़ा बेसिक सा नंबर सिस्टम को कैरी करके रैशनल नंबर तक पहुंच रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 सो ऑन इस पैटर्न में लिखते हैं। होल नंबर्स होते हैं जिन्हें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लिखते हैं। इंटीजर्स होते हैं, ये आपने 7th क्लास में किए हुए हैं, जो पीछे से चलते आ रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, W, Z। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में रैंडमली पढ़ी हुई है और ये आगे भी ऐसे ही कैरी रहेंगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। रैशनल नंबर बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको नंबर्स के बारे में पता लगेगा। प्रॉपर्टीज हम बाद में लेक्चर्स में करेंगे। रैशनल नंबर होता है अ नंबर ऑफ द फॉर्म, जो नंबर किस फॉर्म में हो, a/b where b not equal to 0। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, फ्रैक्शन आप समझ सकते हैं, a/b वाली फॉर्म में जो नंबर हो, a/b, p/q, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर हो, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b not equal to 0 because if न्यूमरेटर अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0, ये होता है डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आप ये कह सकते हैं कि एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग लिख देते हैं इसमें और बेटर रहेगा, एनीथिंग अपॉन 0 वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। किसी के भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वो फ्रैक्शन जो इनफाइनाइट को अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, दैट मींस दैट फ्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम बेसिक चीज को आज देख रहे हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, जो नंबर a/b वाली फॉर्म में होगा, जिसमें b 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात, b 0 नहीं होना चाहिए। a एंड b दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, b 0 नहीं चाहिए मेरे को, एंड a and b have no common factor except ±1। दूसरा इसका कंडीशन होता है कि a/b का 1 एंड -1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं 5/25। अब मेरे को चेक करना है कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं है, तो मैं 5 के फैक्टर्स को लिखता हूं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, बिल्कुल भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं है। दूसरा मैं देखूंगा a के फैक्टर्स, यानी ऊपर वाले के फैक्टर्स 1 एंड 5, नीचे वाले के फैक्टर्स 1, 5 और कौन सा है 25। ऊपर 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 अगर 1 होगा तो अंडरस्टूड है कि -1 भी होगा, तो मैं उसको लिखता नहीं हूं, अपन 1 से कर क्या लिखता। तो मैंने 5 लिखा, 5 के जो फैक्टर है वो है 1 एंड 5, और 25 के किस किस के टेबल पे आ रहा है, 1 के टेबल पे आता है, फिर 5 के टेबल पे आता है, फिर 25 के टेबल पे आता है।
तो इस दोनों के 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, जो हमारी इस कंडीशन को डिनाई कर रहा है कि इसका 1 के अलावा ए एंड बी का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, अदरवाइज उसको रैशनल नंबर हम नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं, ध्यान से देखिएगा, 5/25 है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये 1/5 आ गई। यही चीज क्या हो गई, 1/5 में कन्वर्ट हो गई। तो 1 के फैक्टर्स 1, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। इसका आप देखिए, क्या 1/5 जो है वो रैशनल है? बिल्कुल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 1/5 में 5 जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 नहीं है। और उसके अलावा ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं और जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं चाहिए। जैसे यहां देखिए, 1 के अलावा 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा था, तो इस वजह से हमने इसको रैशनल नहीं लिखा था। दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज नॉट rational, but this number is rational number। एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। अब 2/3 2 के फैक्टर्स, पहले मैं देखता हूं क्या डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल कर गई। अब मैं देखता हूं 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3, तो इसका भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी बेटा रैशनल नंबर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है रैशनल नंबर की। तो हमें ये बेसिक चीज पहले पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर एक्चुअल में है क्या। रैशनल नंबर वो है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, a/b की फॉर्म में हो, b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है। दूसरी कंडीशन है कि a एंड b में 1 के अलावा या -1 के अलावा, 1 हम 1 कहते हैं, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और कॉमन फैक्टर है तब भी हम उसको रैशनल नहीं कहेंगे। यहां तक आपको पहले क्लियर होना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं अभी से, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। -3/7 is a rational number. As why it is rational number? Because -3 and 7 both are integers. Both are integers and 7 not equal to 0. आपकी क्लास 8th क्लास की जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप लोगों को आपकी बुक्स में ये वाली लाइन जो है, जो मैंने लिखी है कि a and b have no common factor except +-1, ये नहीं लिखी होगी। ये आपको थोड़ी अगली क्लास में आएगी। मान लो 9th क्लास में जब आप रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो ये उसकी एक कंडीशन ऐड कर देंगे। ये धीरे धीरे बताएंगे आपको, मतलब अगर चाहिए तो पूरा बताया जा सकता है, बट अभी नहीं बताएंगे। तो ऐसे हो सकता है आपको ऐसे नंबर भी नहीं आएंगे। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि हाँ जी, रैशनल सिर्फ वो नहीं है जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। रैशनल वो है जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 एंड -1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें और एग्जांपल्स देते हैं। इसमें इसी चीज में जो न्यूमरेटर है nr वो है -3, जो डिनोमिनेटर है वो है 7 एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं। और एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कुछ नंबर्स लिए 0, ये 0 है। 0 कैन बी रिटन लाइक दिस, 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, 0/-22 एटसेट्रा। 0/0 नहीं लिखेंगे। ये सारे केस क्या है? इन सारे केसेस में डिनोमिनेटर जो है इज नॉट इक्वल टू 0।
इन सारे केसेस में इन दीज नंबर्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, तो 0 को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो 0 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या हो गया, 0 इज अ रैशनल नंबर। चलो जी, एवरी, अब मैं कहता हूं एवरी नेचुरल, ध्यान से समझिएगा, एवरी नेचुरल, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। ये आपकी प्रॉपर्टी, एवरी नेचुरल, होल, इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। चलो जी, ये भी हो गया। अब हमें ये क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर है क्या। अच्छा, अगर मैं कुछ एग्जांपल है आपकी बुक को कैरी कर रहा हूं मैं, ताकि आपको जब आप पढ़ें उस चीज को तो आपको समझ आए। दिस इज वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। RS अग्रवाल देख लें या कोई भी बुक आप ICSE स्टैंडर्ड की, CBSE की देखेंगे तो उसमें यही चीजें आपको मिलेंगी। अब मान लीजिए मैं इसमें एक नोट बना रहा हूं। इस नोट में क्या कहा जा रहा है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है। इन -8/15, इन -8/15 जो न्यूमरेटर है वो है -8, जो डिनोमिनेटर है वो है 15। जो न्यूमरेटर है वो है -8, जो डिनोमिनेटर है वो है 15। इसको एक और तरीके से मैं ले सकता हूं दूसरे में, ए न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज -2। तो उस केस में जो रैशनल नंबर बनेगा, जो रैशनल नंबर बनेगा वो बनेगा 5/-2, 5/-2, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। अब मैं एक प्रॉपर्टी और लिखता हूं, उसमें कहते हैं कि ए रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। रैशनल नंबर, पूरी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, a rational number is positive if its numerator and denominator, if its numerator and denominator both have the, क्या होगा, same sign, both have same signs। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फ्रैक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो पूरे का पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल -2/-3 इज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसल हो जाएगा, और 2/3 इज अगेन पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर की बात हो रही है तो उस रैशनल नंबर में वो रैशनल नंबर पॉजिटिव तब होगा जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अ रैशनल नंबर इज नेगेटिव if its numerator and denominator both have different signs। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2/-3। अब जो 2 है ऊपर न्यूमरेटर में वो पॉजिटिव है और जो 3 है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से ये जो पूरा रैशनल नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं -2/3। इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 है ये नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, आप 2/-3 हो या -2/3 हो, लिखने का ढंग है, रिजल्ट सेम होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/-3, it is -2/3, it is equal to -2/3। या अगली क्लासेस में इस चीज को देखेंगे कि इसका नेट रिजल्ट
1 होगा। हाँ, फर्क क्या है इसमें, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि न्यूमरेटर क्या है तो आप 2 बोलेंगे, डिनोमिनेटर क्या है तो -3 बोलेंगे। इसमें न्यूमरेटर -2 है, डिनोमिनेटर 3 है, बट लास्ट वाले केस में मैंने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया और ये ले लिया। दिस मे बी वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है अभी आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन फ्यूचर आपको ये जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, रैशनल की ही। If m is a non-zero integer and p upon q is a rational number, आप p upon q लिख सकते हैं, आप a upon b लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। देन जो p अपॉन q है, हम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम p को डिवाइड कर सकते हैं m के साथ, q को डिवाइड कर सकते हैं m के साथ। दिस इज अ प्रॉपर्टी। मतलब अगर m कोई नॉन जीरो इंटीजर है और p अपॉन q कोई रैशनल नंबर है, तो m को अगर हम उस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, या डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो दोनों बन रहे हैं ये भी दोनों रैशनल नंबर ही होंगे। दीज आर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि अगर कोई रैशनल नंबर है और उसको हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट a upon b and c upon d are two rational numbers, मान लिया। then a upon b and c upon d are two rational numbers such that a upon b it is equal to c upon d। ये इक्वल है, क्या है, ये इक्वल है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये इधर चला गया, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ये बन जाएगा। अगर ये गिवन है तो ये बनाया जा सकता है, ये गिवन है तो ये बनाया जा सकता है। ये इफ एंड ओनली इफ है। ये दो चीजें होती हैं मैथ्स में, एक सिंबल होता है ये वाला, ये होता है इफ, एंड ये होता है इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ बोलते हैं इसे। इसमें कन्वर्स भी ट्रू होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी होगा। और इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा, ये ऐसे होगा, डबल इंप्लाइज है ये। और इसका मतलब क्या है, जो मैंने साइन लिखा है कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी होगा, यानी कि जब ये है तो ये पॉसिबल है, ये है तो ये पॉसिबल। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब देखिए 7th प्रॉपर्टी में आपकी बुक में आया है कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस अगर मैं कुछ फॉर्म्स की डिस्कशन करता हूं तो मैं लिखता हूं -21/36, ये एक नोट बना के चल रहा हूं। -21/36 की बात करता हूं, या इसको ऐसे नहीं, हम सिंपल से शुरू करते हैं थोड़ा सा। मैं लिखता हूं 3/5 इज अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मान लिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। रैशनल नंबर दूसरा, द रैशनल नंबर 3/-5 जो है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और हम नीचे 5 ले आएंगे। दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। थर्ड, मैं लिखता हूं -21/36। -21/36 is not in standard form, is not in standard form
Why it is not in standard form? Because 21 and 36, 21 and 36 का have a common factor 3, have 3 as a कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, डिवाइजर कह सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो -21/36 मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूं तो यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, ये 7 और नीचे आ गया 12। अब मैं इसको चेक कर सकता हूं, जो -7/12 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिमिलरली दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे पता लगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, वो यहां भी नहीं था। इसके फैक्टर्स लिखूंगा 1 और 7 आएंगे। इसके फैक्टर्स लिखूंगा 1, 2, 3 और 4 आएंगे। 1 के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ऐसे ही 36 अपॉन -63 लेते हैं। अब 36 एंड -63 में 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, 9 लेके देख लेते हैं। 9 इज अ कॉमन फैक्टर, तो मैं इसको स्प्लिट अप कर देता हूं। इसको सॉल्व करूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये -4/7 आ रहा है। -4/7 आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, -36/63 इट इज -4/7। -4/7 आ गया तो मेरे को ये क्लियर है कि ये 9 के टेबल पे हमारा जा रहा है, तो -4/7 दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके फैक्टर्स 1 और 4, इसके फैक्टर्स 1 और 7, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर रहेगा। हमें इस चीज पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल डेफिनेशन की है हमने, डेफिनेशन को समझें। a/b या p/q, उससे कोई मैटर नहीं करता, एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर अपने को नहीं चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर रहेगा। थैंक यू, यहां तक हम करते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम आगे करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। पर मैं आपको इससे पहले एक चीज और करवानी चाहूंगा कि अगर मैं एडिशन की प्रॉपर्टीज कर रहा हूं, सिंपली मैं एडिशन की प्रॉपर्टीज कर रहा हूं, मान के चलता हूं मैं इंटीजर्स पे करता हूं। मैं ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लो आपको पूरा रैशनल नंबर पूरी प्रॉपर्टीज के साथ समझ आ जाएगा। ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लिख रहा हूं, इसे हम एडिशन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं अभी रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। आप ध्यान से समझें कि प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए होगी या होल नंबर के लिए होगी या इंटीजर के लिए होगी या रैशनल के लिए होगी, वो बाद में देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी है क्या। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर कोई एक नंबर है, मतलब आप मान के चलते हैं, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर लेता हूं। अगर दो नंबर नेचुरल हैं और अगर दोनों को मैं प्लस करता हूं, ऐड करता हूं, तो वो भी नेचुरल नंबर हो। इसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर पे होल्ड कर रही है। सिंपल भाषा में कहता हूं, if two natural numbers are added together, the result is also a natural number. दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया मैंने और रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के ऊपर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की एडिशन में होल्ड कर रही है। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। मैं भी उसके बाद
रैशनल नंबर पे भी आऊंगा। ओके, हमने फर्क क्या करना है, अगर मैं नेचुरल ले रहा हूं तो मैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी लूंगा, अगर मैं रैशनल ले रहा हूं तो मैं ए अपॉन बी सी अपॉन डी ले लूंगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, इफ टू नेचुरल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखता हूं, इसे फॉर ईच बोलते हैं, और ईच small a belongs to n, small a is any element, and this is called belongs to, and this is a natural number. For each, small a belongs to natural number and b belongs to natural number. A plus b, it is equal to c. c जो है वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दो नेचुरल नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब कि मैं यहां लिखूंगा, इन क्लोजर प्रॉपर्टी holds good in addition of natural numbers। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इट इज इक्वल टू बी प्लस ए हो। एडिशन की बात हो रही है, ए एंड बी मैं नेचुरल मान के चल रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि आप रैशनल तक पहुंच पाए, अदरवाइज बच्चा ये क्रैम कर लेता है। a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 के इक्वल होता है, सबको पता है। ए एंड बी दोनों नेचुरल हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जब ए एंड बी दोनों नेचुरल नंबर होंगे तो उस केस में जो a प्लस बी है वो b प्लस ए के इक्वल होगा। और ईच a comma b belongs to natural, so commutative law holds good in addition of natural numbers। ये भी क्लियर हो गया जी, डन है। अब हमारा इसके बाद जो लॉ होता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉज। पूरे मैथ्स में आप 6th क्लास से लेके एमएससी मास्टर्स कर ले, लॉज बेटे कभी चेंज नहीं होते, बेसिक लॉज ऑफ अलजेब्रा है, ये समझ आने जरूरी। इसमें 3 नंबर होंगे, a प्लस बी, ये देखिए प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फॉर ईच a कामा b कामा c बिलोंग्स टू n। ये 3 नेचुरल नंबर ले लो, पहले 2 लिए थे, ये देखो यहां ले लिया 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले 1 2 को ब्रैकेट में रख लिया और इधर 2 3 को ब्रैकेट में रख लिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब सो एसोसिएटिव लॉ जो होता है, it also holds good in natural in addition of natural number, addition of natural numbers। ये भी क्लियर हो गया जी। इसका मतलब अगर ए बी, तीनों को रिपीट कर रहा हूं, अगर ए एंड बी दो नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी भी नेचुरल होगा, क्योंकि एडिशन का लॉ चल रहा है अपना। अगर कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, ए एंड बी दोनों नेचुरल हैं, डन है। अगर एसोसिएटिव की बात करते हैं तो 3 नेचुरल नंबर ले लिए, तीनों को प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पहले 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ एंड वाले पे 2 पे ब्रैकेट है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ये लॉ तो 3 हो गए। अब अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद मेरा एक लॉ आता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से, एडिटिव आइडेंटिटी अब ध्यान से देखने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वाली चीज है एडिटिव आइडेंटिटी। इसे आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ इन एडिशन ऑफ, ये नेचुरल की बात हो रही है, ध्यान रखना
जब हम होल पे करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव आएगा। एडिटिव क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें हम कुछ ऐसी चीज को ऐड करें कि वो सेम ही रहे। ए में ऐड कर रहे हैं, जो ऐड करना है ध्यान रखिएगा कि वो भी नेचुरल ही होना चाहिए, नेचुरल से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम नेचुरल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। जब रैशनल की करेंगे तो रैशनल होने चाहिए, जब इंटीजर की कर रहे हैं तो इंटीजर होने चाहिए। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल, मान के चलते हैं कि कोई ऐसा बी या ई ले लेते हैं, ई बिलोंग्स टू नेचुरल, कोई ऐसा ई एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए में कुछ ऐड करो और ए ही रहे। अब आप ये सोचो कि ए में ऐसी क्या चीज को ऐड किया जाए ताकि रिजल्ट ए ही रहे, बदलाव ना आए। तो ए में हम जीरो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जीरो। ए में जीरो ऐड करेंगे, ये देखिए ध्यान से, मैंने जीरो ऐड कर दिया, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, पर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हम ये कहेंगे देयरफॉर identity element does not exist, identity element does not exist in addition of natural numbers। addition of natural numbers पे identity element exist नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर्स पे एग्जिस्ट नहीं करती। मैं दोबारा से बता रहा हूं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ नेचुरल की बात कर रहा हूं, तो मेरे को ये ए भी नेचुरल चाहिए और ए में कुछ ऐसी चीज को मैं ऐड करूं ताकि जो रिजल्ट आए वो ए ही रहे। तो ए में मैं जीरो को ऐड करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से जो जीरो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब ये वैलिड होता, और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एडिशन में, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कहेंगे सर कहां करता है, मैं उसको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले इसको समझते हैं हम सारा। इसके बाद एक और होता है इनवर्स लॉ। क्या होता है? इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन इन नेचुरल, इनवर्स लॉ इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये होता है एक लॉ। अब अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी बात सही है, पर इनवर्स होता क्या है? वो कहते हैं कि ए प्लस बी और ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, ए प्लस बी जो है वो ई के बराबर होना चाहिए। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ए प्लस बी हमने दो नंबर लिए, मतलब ए में कुछ ऐसा ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, पर नेचुरल का तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, तो ए में क्या ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आएगा। इस वजह से ना तो नेचुरल में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ना ही इनवर्स लॉ में उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहां लिखूंगा बिकॉज there is no additive identity in addition of natural numbers, so inverse element बोल सकते हो, और आप इसको एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हो। एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट
इसका मतलब हो गया ये दोनों लॉज जो एंड वाले हमने थर्ड एंड फोर्थ किए, ये नेचुरल नंबर पे वैलिड नहीं होते। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वैलिड नहीं होते। अब थोड़ा ध्यान से समझो, मैं इस पूरी गेम को चेंज करता हूं। मैं लिखवाऊंगा नहीं, वो बाद में लिख लेंगे अभी कभी। होल नंबर पे लेके आते हैं सारा कुछ। होल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये वैलिड होएगा क्योंकि दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा जो आएगा रिजल्ट वो भी होल नंबर है। कॉम्यूटेटिव, दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो भी होगा, बिल्कुल ठीक है। तीन एसोसिएटिव, इसमें क्या है? तीन a प्लस बी प्लस सी, तीनों होल नंबर है और तीनों को जब मैं करूंगा तो ये भी बराबर। वहां आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर पे। अब जीरो होल नंबर तो होता है, बिल्कुल होता है, जीरो होल नंबर है। इसलिए अगर मैं यही प्रॉपर्टीज को होल नंबर पे चेक कर रहा हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो, क्योंकि होल नंबर जीरो इज अ होल नंबर। जीरो नेचुरल नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया, ले नहीं सकते। ए में जीरो ऐड करेंगे तब ए आता है, पर ए अगर होल नंबर है और होल नंबर में हम होल नंबर ही ऐड करना चाहते हैं बिकॉज मैं आप प्रॉपर्टीज को होल नंबर पे चेक कर रहा हूं, तो क्या होगा कि जीरो जो है वो होल नंबर है, इसलिए जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा इन होल नंबर, नॉट इन नेचुरल। पहली बात। यहां पे आते हैं इनवर्स पे। ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए? अब तो आ चुका है, होल नंबर पे आ चुका है ये। ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए? भाई ए में माइनस ए ऐड करोगे तो जीरो आएगा, पर माइनस ए जो है वो होल नंबर नहीं है। माइनस ए तो इधर चला गया, जीरो से इधर, और होल नंबर तो जीरो से शुरू होते हैं, तो माइनस ए होल नंबर नहीं है। इसका मतलब इन केस ऑफ होल नंबर इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है? नहीं करता। अब मैं यही बात सारी इंटीजर्स पे करता हूं, ध्यान से देखिए। ये इंटीजर मान लेते हैं। अब a प्लस बी दो इंटीजर है, a एंड b दो इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो इंटीजर आएगा। डन, ये क्लियर है? ओके। कम्यूटेटिव, a एंड b दो इंटीजर है, 2 प्लस 5 कर दो, 5 प्लस 2 कर दो, डन, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आएगा। एसोसिएटिव है, तीन इंटीजर्स इधर प्लस करो, वही तीन इंटीजर इधर प्लस कर दो, हमें ब्रैकेट चेंज करनी है और हमें कुछ नहीं करना, वो भी बराबर आएगा। यहां चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 इज एन इंटीजर, या -5 है, -5 इज एन इंटीजर, उसमें क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट सेम रहे? जीरो ऐड करेंगे। जीरो इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है इंटीजर में जीरो रहेगी। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इनवर्स लॉ पे आते हैं। अब कह रहा हूं मैं ए में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब ए में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? ए में माइनस ए ऐड करूंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो माइनस ए इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब इंटीजर के लिए ये पांचों प्रॉपर्टीज वैलिड हैं। इंटीजर के लिए ये पांचों प्रॉपर्टीज वैलिड हैं, और इंटीजर के लिए यहाँ जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आएगा -a। क्या आएगा? -a। इस चीज को समझिएगा। यही चीज अब रैशनल पे आ रही है, यही चीज रैशनल पे आएगी तो क्या फर्क रहेगा? यहाँ पे a अपॉन बी ले लेंगे बस, यहाँ a अपॉन बी, यहाँ c अपॉन डी, दोनों को प्लस करेंगे। मैं भी करवाता हूं, पहले आप इस बेसिक चीज को समझें। तो ये मेरे 5 लॉज हो गए, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स लॉ, दैट इज एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसे, एडिटिव इनवर्स। नेचुरल पे ये 3 होल्ड कर रहे हैं, होल नंबर पे ये 3 और ये होल्ड कर रहा है, इंटीजर पे ये पांचों होल्ड कर रहे हैं। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स पे बताया। अभी ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास लिखी हुई हैं रैशनल नंबर के ऊपर। फर्क क्या है ध्यान से देखिए। एडिशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रैशनल। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? रैशनल नंबर है, a अपॉन बी, c अपॉन डी, दो रैशनल नंबर बिलोंग्स टू क्यू लिख दिया, बात खत्म। तो दोनों को सम करेंगे तो वो भी क्यू को बिलोंग करेगा। क्यू क्या है? रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव, a b दो रैशनल नंबर है, तो a भी नहीं लिख रहे, मैं उसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूं,
ए अपॉन बी सी अपॉन डी बोथ बिलोंग्स टू क्यू, तो दोनों का सम करेंगे इधर और इधर भी करेंगे, दोनों बराबर होंगे। ये मैंने ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी लिखा है, यहाँ सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी लिखा है, बोथ आर इक्वल, तो कॉम्यूटेटिव भी होगा। एसोसिएटिव में मैंने 3 ले लिए, ए बी सी डी ई एफ, तीनों रैशनल है, तीनों बराबर होंगे। यहाँ पहले 2 पे ब्रैकेट लगाया है, यहाँ एंड वाले 2 पे लगाया है, ये तीनों रैशनल नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि ए अपॉन बी में क्या ऐड करें कि आंसर ए अपॉन बी ही रहे, तो ए अपॉन बी में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर ए अपॉन बी ही रहेगा। तो 0 रैशनल नंबर होता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, इसलिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। अब ये क्या चीज है कि ए अपॉन बी में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ए अपॉन बी में माइनस ए अपॉन बी ऐड करेंगे, ए अपॉन बी में माइनस ए अपॉन बी ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए अपॉन बी में माइनस ए अपॉन बी ऐड करेंगे, दिस इज द एडिटिव इनवर्स, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो माइनस ए अपॉन बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स इन रैशनल नंबर्स। हम इसको इसके एप्लीकेशंस भी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हमने की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे। आपको यहां तक समझ आना चाहिए, पढ़ने का ढंग बता रहा हूं, पढ़ना कैसे है। बुक उठाइए, पहला पेज रीड कीजिए पूरा 0 से लेकर एंड तक। ये करने के बाद अब ये हो गया आपका, इसका मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगा, इसकी वीडियो आपको मिलेगी। कोशिश ये कीजिएगा कि जो बुक की एक एक लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9815802036। किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पहले समझें उसको आराम से, तसल्ली से। कोई दिक्कत होती है then we can discuss, either you can WhatsApp me or we can discuss in a live class also. Thank you very much. Next class में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।